इस वीडियो में नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आप जान सकते हैं कि टेस्ट में किस तरह के सवालात शामिल होते हैं। ताबीर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो टेस्ट में बेहतरीन स्कोर करने में मदद फराहम करता है। ये स्टूडेंट्स को मदद करता है कि वो सवालात को स्मार्टली हल कर सकें। इसमें मुख्तलिफ लेवल दिए गए हैं। हर लेवल पर हर कैटेगरी से रिलेटेड सवालात शामिल हैं। हर लेवल को मुकम्मल करके तलबा की तैयारी बेहतर होती जाती है। अगर कोई सवाल गलत होता है तो आप लर्निंग बॉक्स की मदद हासिल कर सकते हैं। लर्निंग बॉक्स में इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है कि आपका सवाल गलत क्यों था। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें सीरीज कंप्लीशन, पिक द ऑड वन आउट, कंप्लीटिंग द इमेज, कंप्लीटिंग द रिलेशनशिप्स और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स शामिल हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स को मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें कन्फ्लुएंस और मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ इमेजेस शामिल हैं। पहली कैटेगरी है सीरीज कंप्लीशन। इस किस्म के सवालात में कुछ इमेजेस दिए जाते हैं, जिनमें एक और इमेज शामिल करने से सीरीज मुकम्मल हो जाती है। इमेज को गौर से देखने पर पता चलता है कि सब इमेजेस का आपस में क्या ताल्लुक है। कैंडिडेट्स को अपनी जहानत से मिसिंग इमेजेस को आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरी कैटेगरी है पिक द ऑड वन आउट। इस किस्म के सवालात में एक इमेज दिया जाता है जो बाकी दिए गए इमेजेस से मुख्तलिफ होता है। कैंडिडेट ने अपनी जहानत से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इमेज बाकी दिए गए इमेजेस से मुख्तलिफ है। तीसरी कैटेगरी है कंप्लीटिंग द इमेज। इस किस्म के सवालात में एक इमेज दिया जाता है जिसमें कोई एक हिस्सा खाली होता है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और कैंडिडेट्स को गेस करना होता है कि खाली जगह में कौन सा ऑप्शन फिट होगा। अगली कैटेगरी है कंप्लीटिंग द रिलेशनशिप्स। इस तरह के सवालात में एक इमेज की खाली जगह छोड़ दी जाती है। पहले 2 इमेजेस में एक रिलेशनशिप पाया जाता है और यही रिलेशनशिप बाकी तीसरे और चौथे इमेज में भी होता है। तीसरा इमेज भी दिया गया होता है, लेकिन चौथा इमेज कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। आखिरी कैटेगरी है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। इस किस्म के सवालात में गौर से देखने पर इमेजेस का आपस में ताल्लुक पता चलता है। आमतौर पर इन इमेजेस में 2 इकसाम के ताल्लुकात पाए जाते हैं, जिनमें कन्फ्लुएंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ इमेजेस शामिल हैं। कन्फ्लुएंस और प्लेसिंग वन इमेज ऑनटू अनदर। इस किस्म के सवालात में कई बार रो की पहली और दूसरी शेप को कंबाइन करने से तीसरी शेप बनती है, या फिर पहली शेप को दूसरी शेप के ऊपर रखने से तीसरी शेप बनाई जाती है। मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ इमेजेस। इस किस्म के सवालात में समटाइम्स एक रो की किसी शेप के मुख्तलिफ पार्ट्स की मूवमेंट से दूसरी शेप्स बनती हैं। इस किस्म का ताल्लुक बाकी शेप्स में भी पाया जाता है, जिससे डिजायर्ड शेप की आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट का वो हिस्सा है जिसमें सवालात टेक्स्ट की सूरत में दिए जाते हैं। इस टेस्ट के जरिए कॉम्प्रिहेंशन
एंड मेमोरी स्किल्स का तयन किया जा सकता है। इस वीडियो में वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कैटेगरीज को मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए बयान किया गया है, जिससे आप जान सकते हैं कि किस तरह के सवालात टेस्ट में शामिल होते हैं। हर कैटेगरी के साथ साथ हर जवाब की भी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ताबीर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो टेस्ट में बेहतरीन स्कोर करने में मदद फराहम करता है। ये स्टूडेंट्स को मदद करता है कि वो सवालात को स्मार्टली हल कर सकें। इसमें मुख्तलिफ लेवल दिए गए हैं। हर लेवल पर हर कैटेगरी से रिलेटेड सवालात शामिल हैं। हर लेवल को मुकम्मल करके तलबा की तैयारी बेहतर होती जाती है। अगर कोई सवाल गलत होता है तो आप लर्निंग बॉक्स की मदद हासिल कर सकते हैं। लर्निंग बॉक्स में इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद होती है कि आपका सवाल गलत क्यों था। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें नंबर सीरीज, एनालॉजी, अरिथमेटिक, ब्लड रिलेशंस, कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज और ऑड वन आउट शामिल हैं। हर कैटेगरी के सवालात MCQs की सूरत में मौजूद हैं, जो तलबा को हाई स्कोरिंग प्रिपरेशन में मदद करते हैं। पहली कैटेगरी है नंबर सीरीज। इसमें सवालात न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस पर बेस्ड होते हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर मिसिंग होता है और उम्मीदवार को अपनी जहानत से वो नंबर चूज करना होता है। इस कैटेगरी की एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। आपको दी गई सीरीज को कंप्लीट करना है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि हर नंबर सीरीज के बाद आपको हर नंबर डबल करना है। Therefore, 2 times 60 is 120 and 2 times 28 is 56. दूसरी कैटेगरी है एनालॉजी। इसमें 2 ऐसी चीजों को कंपेयर किया जाता है जिनकी एक जैसी खसूसियात हों। इस किस्म के सवालात में पहले 2 चीजों का जिक्र करके बताया जाता है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। फिर तीसरी चीज दी जाती है और उम्मीदवार को गेस करना होता है कि चौथी चीज कौन सी है। दिए गए ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही जवाब होता है। इसकी एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। प्रोफेसर इज टू एरिडाइट एज इन्वेंटर इज टू। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। आंसर इज इमेजिनेटिव बिकॉज अ प्रोफेसर इज एरिडाइट जस्ट लाइक एन इन्वेंटर इज इमेजिनेटिव। अगली कैटेगरी है अरिथमेटिक। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सवालात शामिल होते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर दी गई एग्जाम्पल देख सकते हैं, इस सवाल में पूछा गया है कि अगर 12 लोग आपस में 300 किलो चावल शेयर कर लें तो हर एक के हिस्से में चावलों की तकरीबन कितनी परसेंटेज आएगी। द करेक्ट आंसर इज 8% अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अगर 300 को 12 पर डिवाइड किया जाए तो हर इंसान के हिस्से में 25 kg राइस आएंगे। Therefore, 25 kg is 8.33% of the full 300 kg of rice, or 8% approximately. इस टेस्ट की अगली कैटेगरी ब्लड रिलेशन है। इस किस्म के सवालात में ब्लड रिलेशंस के बारे में उम्मीदवार की वाकफियत से आगाही हासिल की जाती है। इस कैटेगरी की एग्जाम्पल आपको दी गई है। इस सवाल में पूछा गया है कि इकबाल का बाप तुम्हारी बहन का भाई है, तो इस रिश्ते से इकबाल तुम्हारा क्या लगेगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगली कैटेगरी कॉमन सेंस है। इसमें बहुत आसान और सिंपल सवालात शामिल होते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि एक ट्रेन की स्पीड ट्रक से डबल होती है। दोनों सड़क की साइड पर खड़े हैं, तो दोनों में पहले कौन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, क्योंकि ट्रेन और ट्रक सड़क पर खड़े हैं, इसलिए कोई भी पहले नहीं पहुंच सकता।
सेकेंड लास्ट कैटेगरी जनरल नॉलेज है। इसमें बहुत आसान सवालात शामिल होते हैं जिसमें उम्मीदवार के बेसिक नॉलेज को जज किया जाता है। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। Where is Eiffel Tower located? The correct option is A. It is located in France. आखिरी कैटेगरी है odd one out. इस किस्म के सवालात में कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जो किसी खास चीज को जाहिर करते हैं, जबकि एक लफ्ज इनमें मुख्तलिफ होता है और उम्मीदवार को लफ्ज ढूंढना होता है। फॉर एग्जाम्पल, Which one is different from the rest? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, क्योंकि टोमेटो इनमें से वाहिद फ्रूट है। साइफर्स, आइए चलते हैं, इसको पढ़ते हैं ताबीर अकेडमी से। सो साइफर्स होते क्या है? इट इज़ बेसिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन अ कोड दैट कुड बी क्रैक विद एन अप्रोप्रिएट की। और इसको आपने शायद कभी अपनी क्लासेस में भी यूज़ किया हो टू पास द नोट्स। अब नस के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी टू इनकोड अ वर्ड बेस्ड ऑन द कोड फॉर अनदर वर्ड। ठीक है, आपको किसी एक वर्ड के लिए कोड दिया होगा और उसको यूज़ करते हुए आपने किसी और वर्ड को क्रैक करना होगा which could have the same number or alphabets as the word you are required to encode. So consider करो इस question को, if plan could be written as QMBO, what could kite be written as? So अब देखो, जैसे कि इसमें evident है by looking at the question के there exists a 1-to-1 correspondence between the word and its code. So जब plan को कोड किया गया तो उसमें कैसे कोड किया गया? P को आपने रिप्लेस कर दिया Q से, L by M, A by B and N by O. So, do you notice that there is a relationship between the alphabets that are being replaced to form the code? So that is right. P को अगर हमने Q से replace किया है, Q is the next letter alphabet after P in the alphabet. So अगर हम अपनी ABC को use करें, then we have M के बाद क्या आता है? L, P के बाद आता है A, O के बाद आता है N. So अब kite को encode करने के लिए हम क्या use करेंगे? हम simply हर letter को replace कर देंगे उससे next वाले letter से। सो K की जगह हम लिखेंगे L, I की जगह हम लिखेंगे J, T की जगह लिखेंगे हम U, E की जगह लिखेंगे F. So kite could be coded as LJUF using the cipher. So now consider another question which says if more could be written as ORQB, how could less be written? So अब हम यहाँ पे same logic apply करेंगे. The number of alphabets of M more, less and ORQB are the same. They have all 4 alphabets. So 1-to-1 correspondence can be established between more and ORQB. Now we have to crack the pattern. M जो है उसको replace किया गया है by O, and the alphabets go like M and O. Here they have skipped the letter N and coded M as O. So for the L of less, we can also skip the next letter of alphabet और हम use कर सकते हैं उसके बाद वाला. So in the alphabet it goes L M N, तो हम L को replace कर देंगे N से. अब दूसरा वर्ड देखते हैं which is O. O को O की जगह लिखा गया R. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि इसी तरह हम अल्फ़ाबेट्स में जाएंगे और हम देखेंगे कि हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं. सो जब हम अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं we see that it is O P Q R. सो इसमें आपने 2 अल्फ़ाबेट्स स्किप किए हैं. सो आप O को R से रिप्लेस कर रहे हो. फिर से आप E में देखते हो E of less, we could skip 2 alphabets as well and look at the alphabets E F G H. So it is very obvious कि जो E है that could replace by H in the code. अब यही वाली लॉजिक हम थर्ड अल्फ़ाबेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं. द R of more जो है that is placed by Q, and when we see the alphabets we said that जो Q है that it comes for R, and we see for the first S in the less कि we could replace it with the alphabet immediately before the alphabet that is in R. इसी तरह जो फोर्थ अल्फ़ाबेट है we see that जो E है मोर का that is replaced by B and the alphabets go A B C D E. This time 2 alphabets before the letter are skipped. So we could do the same for fourth letter of LS. तो जैसे कि बोर्ड के आखिरी लेटर के लिए हुआ वैसे ही हम लेस के आखिरी लेटर के लिए करेंगे and go through the alphabets. So what we see is we have P Q R S. So here when we skip 2 alphabets before S we get P. So the last जो alphabet है हम उसको P से replace कर देंगे. We could have solved this question, right? We have solved this question. So the word less could be encoded as NHRP. अब एक time management tip for ciphers क्या है कि हर question के लिए you could have 4 options.
Some alphabets could be common in all options, so you could simply skip figuring out the pattern for the alphabets to save the time. So arithmetic patterns virtually unlimited patterns होते हैं जो आपको टेस्ट कर सकते हैं. So इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 1, 4, 9, 18, 6 and 68. X and 68. So अब हमें ये पता लगाना है कि what is x. To solve this हमें सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो पहले नंबर्स थे उनका पैटर्न क्या है. सो हम देखेंगे हमारे पास 1, 4, 9 and 18. हम इनका पैटर्न पता लगा के 5th नंबर ढूंढ लेंगे. अब हम देखते हैं कि अगर हम 1 के बाद 2 और 3 को स्किप कर दें तो वी गेट 4. इसी तरह अगर हम 4 के बाद 5, 6, 7, 8 को स्किप कर दें तो वी गेट 9. इसी तरह अगर हम 8 के बाद 9 के बाद 8 और नंबर्स को स्किप कर दें विच इज़ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. Okay, then we get 18. The pattern is very obvious. जो हम न्यूमरल स्किप कर रहे हैं they are basically 2 raised to power 1, then 2 raised to power 2, 2 raised to power 3 and so on. So इसी तरह अब पहले जब हमने 2 raised to power 3 तक नंबर्स विच इज़ 8 इतने नंबर्स को स्किप किया था. अब 18 के बाद हमें 2 raised to the power 4 नंबर को स्किप करना होगा विच इज़ वी हैव टू स्किप 16 न्यूमरल्स. सो 18 के बाद हम 19 till 34 स्किप कर देंगे एंड देन वी गेट 35. अब 35 जो है मोस्ट सूटेबल वैल्यू ऑफ x है. अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं विद द 6 नंबर जो कि हमें दिया हुआ है. अभी तक हमने 2 raised to power 4th विच इज़ 4th पावर 2 नंबर स्किप किया था. अब अगर हमें 35 के बाद देखना है तो हमें 2 raised to power 5 विच इज़ 32 नंबर्स को स्किप करना पड़ेगा. आज भी सी के 35 के बाद अगर हम 32 डिजिट स्किप करें सो वी गेट 68. तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक था. अब हम एक और एग्जांपल कर सकते हैं. सो अब ये देखिए हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 4, 12, 10, 8, 40, 36, 10, question mark and 50. So in this table we have to find the number we can put in the question mark. So investigating what is the pattern formed between the first row would help us solve the question. So the second element in the row is 12. अब हमें 12 कैसे मिला है. हमें 12 मिला है वी कैन गेट 12 by multiplying the first element 4 by 3. अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलता है. लास्ट एलिमेंट क्या है विच इज़ 12. और अगर हमें 12 कैसे मिलता है वी गेट सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम दी 12 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो हमें 10 मिलता है विच इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द टेबल. सो अगर हम देखते हैं कि क्या दूसरा जो रो है टेबल का उसके अंदर भी हमें कोई फेमिलियर पैटर्न मिल रहा है. सो सेकेंड एलिमेंट है 40 और हमें 40 कैसे मिला 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद. तीसरा एलिमेंट है 36 और हमें ये कैसे मिला सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम दी 40 वी गेट 36. अब हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड एलिमेंट है दैट वाज मल्टीप्लाइड बाय 3 इन द फर्स्ट रो एंड 5 इन द सेकेंड रो. ठीक है. सो द नंबर सब्ट्रैक्टेड इन द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट रो वाज 2. इस तरह जब हमने दूसरी रो के अंदर से थर्ड एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर था 4. अब हमें एक पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये कि जो नंबर है पहले जो नंबर है मल्टीप्लाइड विद इन द सेकेंड रो वो वुड बी 1 मोर दैन द नंबर सब्ट्रैक्टेड इन द थर्ड रो. ठीक है. अब हमें ये तो पता चल गया. अब हमें एक और चीज़ फिगर आउट करनी है विच इज़ कि कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. अच्छा, इसके लिए हम देख सकते हैं पहले कॉलम में द नंबर वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द जो थर्ड कॉलम है वो हाफ है उस नंबर के जो फर्स्ट कॉलम में था एज 2 इज़ द हाफ ऑफ 4 एंड 4 इज़ द हाफ ऑफ 8. सो इस लॉजिक से हम अज्यूम करेंगे कि जो नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड एलिमेंट इन द लास्ट रो दैट इज़ आधा है वो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लास्ट रो के. ठीक है. सो द एलिमेंट बीइंग 10 एंड हाफ बीइंग 5 एंड वी नो कि जो नंबर है उसको जो नंबर टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट एलिमेंट with to find out the value of the number in the second element should be 1 more than the subtracted number from the third element. इस लॉजिक के मुताबिक 1 को अगर हम 5 में ऐड करें तो हमें 6 मिलता है which tells us कि we should multiply the first element with 6 to get the answer. That answer should be 60 in this case. Thus putting 60 in the question mark satisfies the sentence sequence. It is important to remember कि जब हम पैटर्न देख रहे हैं दूसरे सेकेंड कॉलम में
we multiply by 3 in the first row and 5 in the second row. That might have led us to believe that we need to add 2 to the number we multiplied with in the preceding row. इसका मतलब है कि अगर हमें पहले में 3 से किया दूसरे में 5 से, then we can be misled into thinking कि हमें तीसरे में भी +2 करके करना है, ठीक है, और आंसर 70 आता, वो शुड बी रॉन्ग, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि वो जो पैटर्न है दैट ओनली वर्क्स फॉर द फर्स्ट रो, ठीक है, एज द फर्स्ट एलिमेंट इन दोज रोज 4 and 8 have a difference of 4, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट है 10 that does not have a difference of 4 with the second row, ठीक है। सो इसी तरह ये ट्रिकी लग सकता है, but we can solve it. Other type of questions that could appear is geometric patterns, or as the name suggests it is related with the geometrical patterns, और यहाँ पे हम कुछ को सॉल्व करने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, you have been given different patterns और आपको you have to figure out the last pattern. So अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, we have to guess what happens, what shapes would come at the bottom right. So in this questions there are two patterns ongoing. One of them relates with the shape, another with the color. So सबसे पहले हम shape के ऊपर focus करते हैं. So right. So let's focus on the shapes. In the first column, यहाँ पे there are all triangles in the first row. Then the first triangle is replaced with a diamond in the second row. So पहले के अंदर सारे triangles हैं, दूसरे रो के अंदर एक diamond ने जो है वो replace कर दिया है पहले triangle को, और जो second triangle that is replaced with the diamond in the third row. अब यही वाला similar pattern on the diamond side है, ठीक है, where there are 3 diamonds in the first row. Then जो second row में है that is replaced with a triangle, और अब यही वाला हम देखते हैं कि जो second row है, the first triangle is replaced on the triangle side and the second diamond from the diamond side was replaced. So then in the next row जो है जो तीसरा triangle है from the triangle side वो भी replace हो गया. So this makes it very clear कि जो पहला diamond है in the diamonds column that should be replaced with a triangle. Now okay, अब हम देखते हैं कि we are now clear कि जो missing shapes है they are triangle followed by 2 diamonds depending on the patterns we have discussed above. अब we have to figure out कि which should be colored. From left to right, scheme for the color that we get is third, second, second, first, ठीक है। So अगर हम right से left से right की तरफ देख रहे हैं, we have third, second, first. अब ये जो scheme है that makes us clear that the जो अगली shape है that should be the third one, जो next colored shape है. So then we would have next series of shape to solve this question would be like this, as you've seen the diagram. अब हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं. यहाँ पे there are 3 shapes they given and you have to guess कि चौथी shape क्या होगी. The shapes are circles which could be evenly divided into parts using 4 lines. However, जो एक line है that is missing in the each shape. अगर हम closely देखें so जो line missing है it changes position by every 1/8 of the circle. अब इसी pattern को अगर हम mind में रखें then we can tell the next shape would be like this. So another way of thinking could be used to solve this is to assume कि जो circle है that is rotating every 1/8 in the picture. So वो हर 1/8 के बाद rotate कर जा रहा है. Directions आई है Abir Academy से. So you would be given a hypothetical scenario about someone and then you would be asked कि आपको बताना होगा कि पर्सन कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है. इसलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन इज कि अहमद वॉक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सन फॉर हिज इवनिंग वॉक फॉर 200 मीटर्स एंड देन लेफ्टवर्ड्स फॉर 100 मीटर्स. नाउ विच डायरेक्शन इज फेसिंग. सो वी नो कि जो इवनिंग होता है उसमें सन वेस्ट पे होता है. इसका मतलब है कि जो अहमद है वो अपने किसी स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू किया है तो वो वेस्ट की तरफ जा रहा है. अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं कि हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं एंड देन ही इज़ गोइंग टू दी वेस्ट. अब वी नो कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है. उसके बाद वो 500 वेस्ट चलने के बाद ही टर्न्स लेफ्टवर्ड्स. अब हम इसी डायग्राम को देखते हुए हम देखेंगे कि वो वेस्ट की तरफ है एंड देन वी ड्रॉ एन एरो विच इज़ टुवर्ड्स लेफ्ट. सो वी नो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से वी नो कि अब वो वेस्ट के बाद जब लेफ़्ट लेगा तो वो साउथ की तरफ आ जाएगा. इसका मतलब है कि आंसर है साउथ. आपको ये एरो की लेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है टू बी एक्यूरेट. यू जस्ट हैव टू गिव द रफ आइडिया कि उसकी पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में होगी. अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं.
It is about Sarah leaves her house to go to school. She drives 2 kilometers to the north, then takes a right turn and drives for another 1 kilometer. Then she takes another right and drives for half a kilometer before taking a left and continuing another 300 meters before reaching school. What is the direction of school from her house? अब इसमें हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे क्या कि 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ सारा ने ड्राइव किया, उसके बाद 2 किलोमीटर नॉर्थ के बाद ही वी विल नाउ से कि उसने राइट वर्ड्स टर्न लिया था फॉर 1 किलोमीटर. सो आप डायग्राम पे देख सकते हैं कि हमने राइट तरफ एरो बना दिया. देन उस राइट के बाद उसने एक और राइट लिया 500 मीटर्स के बाद, एंड यू कैन सी इट ऑन द डायग्राम अगेन. एंड देन उसके बाद उसने फाइनली लेफ़्ट टर्न लिया 300 मीटर्स के बाद. लेकिन क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है. वी हैव टू फाइंड आउट कि जो डायरेक्शन है रिलेटिव टू स्कूल क्या है, स्कूल टू हर हाउस क्या है. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट है, यानी कि हर हाउस टू स्कूल. And then we can see that this direction is northeast. So the arrow is halfway between the north and east. Therefore, we can say कि जो school है that is northeast from the house. So the correct option should be northeast. आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस. सो एक एनालॉजी का जो क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामर में वो बेसिकली करता क्या है, ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विद सिमिलर फीचर्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया. अब अंडरस्टैंड करना एनालॉजी को बहुत सिंपल है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जो चीज़ें आपको दी हुई हैं, जो वर्ड आपको गिवन है, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द सेम रिलेशनशिप जो एनालॉजी आपसे पूछी जा रही है. सो अगर हमारे पास क्वेश्चन है बुक इज़ टू पब्लिशर एज फिल्म इज़ टू नंबर 1 प्रोड्यूसर, नंबर 2 डायरेक्टर, नंबर 3 एडिटर, नंबर 4 स्क्रिप्ट राइटर्स. तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बुक और पब्लिशर में. अब वी नो दैट जो बुक्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ पब्लिशिंग हाउस बाय पब्लिशर. अब इस लॉजिक को यूज़ करते हुए जो भी फिल्म whoever produces अ फिल्म वो सही आंसर होगा. एंड वी नो कि प्रोड्यूसर फिल्म को प्रोड्यूस करता है जैसे पब्लिशर बुक को प्रोड्यूस करता है. अगर ये क्वेश्चन होता बुक इज़ टू ऑथर एज टू फिल्म इज़, देन हम स्क्रिप्ट राइटर चूज़ करते. क्योंकि एक ऑथर राइट करता है बुक को, इसी तरह स्क्रिप्ट राइटर लिखता है फिल्म को. सो इसी तरह आपने पहले जो आपको दिया हुआ इसकी एनालॉजी को अप्लाई करना होता है जो आपसे पूछा जा रहा है. और वो इसको ताबीर अकेडमी से. सो ये शायद सबसे आसान टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, बट इट रियली डिपेंड्स आप एक बंदे की रीजनिंग और लॉजिकल स्किल्स पे. सो इस टाइप में यू वुड हैव 5 ऑप्शंस एंड आपको ऐसा प्ले करना है जो डिफरेंट होगा या जो अगले दूसरे ऑप्शन से बिलोंग नहीं करता होगा. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सो आउट ऑफ चिकन, पल्सेस, बीन्स, राइस एंड फिश, पिक द ऑड वन आउट. ठीक है, इन दिस एग्जांपल चिकन, फिश, पल्सेस एंड बीन्स ये सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं, लेकिन राइस नहीं है, इसलिए राइस ऑड वन आउट है. इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं. आउट ऑफ टेबल, चेयर, रेक्लाइनर, सोफ़ा एंड स्टूल, पिक द ऑड वन आउट. अब यहाँ पे देखिए चेयर, सोफ़ा, स्टूल ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप बैठ सकते हैं, यूज़ फॉर सीटिंग. लेकिन द ऑड वन आउट यहाँ पे क्या है, टेबल, बिकॉज यू डोंट नॉट सिट ऑन द टेबल.